नमस्कार दोस्तों, बेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपके लिए लाया हूं इंडियन पॉलिटी सीरीज। तो इस इंडियन पॉलिटी लेक्चर क्लास में आज का हमारा टॉपिक है रिट ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये रिट क्या है? हम कह सकते हैं रिट इज अ रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशूड लिखित ऑर्डर को हम रिट बोलते हैं। और ये रिट इशू होती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है तो उनको हम इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट रिट इशू कर सकता है। सो द पर्पस ऑफ रिट इज टू सर्व एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन टू एड्रेस वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो रिट्स इशू करने की पावर किस किस के पास है? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। क्योंकि जब संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया। अगर उन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के पास सिटीजन के पास कोई रेमेडी नहीं होगी, कोई तरीका नहीं होगा, तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कैसे कराएंगे? इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दी टू इशू द रिट्स। एंड अवर सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट shall have the power to issue writs for the enforcement of any of the rights conferred by this part। और अगर मतलब फंडामेंटल राइट्स को अगर हम इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो इन्फोर्स नहीं हो रहा है तो उनका कोई उद्देश्य नहीं है। सरकारें हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती रहेंगी और हम पर कोई अधिकार नहीं होगा कि हम उनको इन्फोर्स करा सके। तो इसी समस्या का समाधान के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने रिट ज्यूरिसडिक्शन दी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। As rights under Part 3 would be useless if there is no remedy in case of violation of fundamental rights. Supreme Court can be the first court of instance, and one need not to approach the other court. In case the court finds a violation of the fundamental rights, it is duty bound to provide a remedy to the aggrieved party. कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि किसी हाई कोर्ट के थ्रू आप अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप उसको एनफोर्स कराएं। और इसी वजह से जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ही कॉल्ड दिस आर्टिकल एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने कहा, इफ आई वाज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, an article without which this constitution would be nullified, I could not refer to any other article except the article 32. It is the very soul of the constitution and the very heart of it. ये हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि अगर मेरे से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में, तो मैं बोलूंगा आर्टिकल 32। So Article 32 of the Indian Constitution is crucial for safeguard for citizens' fundamental rights. It empowers the individual to directly approach the Supreme Court for the enforcement. और various writs हैं जो Supreme Court और High Court issue कर सकता है। वो हैं जैसे habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और qua warranto। तो चलिए हम इन्हीं writs को समझते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले है habeas corpus writ। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी इंडिविजुअल को इलीगली डिटेन कर रखा है तो उस इंडिविजुअल की बॉडी को, उस इंडिविजुअल को फ्री करने के लिए आप कोर्ट में रिट इशू कर सकते हैं। और चूंकि वो इंडिविजुअल डिटेन्ड है तो वो स्वयं तो अप्रोच नहीं कर सकता कोर्ट को। इसके लिए उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई शुभ चिंतक जो उसके राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकती है। सो इन दिस द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई में है कि जिस पर्सन के राइट्स वायलेट हुए हैं वो ही कोर्ट में जा सकते हैं, बट हैबियस कॉर्पस है उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई है वो नहीं एप्लीकेबल है। सो हैबियस कॉर्पस इज इशूड इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल बाय एन अथॉरिटी और एन इंडिविजुअल, and if a person has been detained illegally then he or she has to be physically presented in front of the court and the court would then examine the reason for detention। और अगर कोई ऐसी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं मिलती कोर्ट को तो कोर्ट उस पर्सन को फ्री कर सकता है उस डिटेंशन से। सो ये थी हमारी हैबियस कॉर्पस की रिट। ये इशू होती है इन द केस ऑफ इलीगल डिटेंशन।
और ये हेबियस कॉर्पस है, ये इशू हो सकती है अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी। अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी अगर किसी को इलीगली डिटेन किया है, उसके लिए भी कोर्ट इस हेबियस कॉर्पस रिट को इशू कर सकता है। और इट कैन ऑल्सो इशूड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी। जैसे अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है, मान लो पुलिस है, उसने आपको इलीगली डिटेन कर रखा है, तो इस इलीगल डिटेंशन के केस में आपके आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का वायलेशन हो रहा है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 जो है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन द रिट्स अंडर आर्टिकल 21 एंड 22 आर वायलेटेड। इसके लिए कोर्ट हेबियस कॉर्पस रिट को इशू कर सकता है। फिर उसके बाद आता है मेंडेमस। इसका मतलब है कमांड इशू करना। ये बेसिकली कमांड है जो कोर्ट इशू करता है अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल और अथॉरिटी कि आपको जो ड्यूटी दी गई है आप उनको परफॉर्म करें। तो अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी और ऑफिशियल अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा है जो उसकी ऑफिस को प्रोवाइडेड है, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं एंड कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ मेंडेमस। अब ये कुछ बॉडीज हैं या अथॉरिटीज है जिनके अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं हो सकती। आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं कर सकते। मान लो आपके घर में किसी ने आपकी बात नहीं मानी हो, तो आप जाएं कोर्ट में और बोले हमारे लिए रिट इशू करो कि मैंने अपने भाई से बोला कि वो मेरे लिए पानी ला दे, बट उसने मना कर दिया। तो ऐसा नहीं है। आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के अगेंस्ट ये रिट ऑफ मेंडेमस नहीं इशू करवा सकते। ये रिट इशू नहीं हो सकती टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जिसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो उनके लिए कोर्ट इस रिट को इशू नहीं कर सकता। और अगर कोई ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है कि इंसान के अपनी इच्छा पे डिपेंड करती है, उसको आप एनफोर्स कराने के लिए ये रिट इशू नहीं करवा सकते। और कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उसको एनफोर्स कराने के लिए द रिट ऑफ मेंडेमस कैन नॉट बी इशूड एंड इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर एंड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी। तो ये कुछ अथॉरिटी हैं जिनके अगेंस्ट मेंडेमस रिट इशू नहीं हो सकती। फिर आती है हमारी प्रोहिबिशन। इस रिट का उद्देश्य है कि जो हायर कोर्ट है वो इंफीरियर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है किसी भी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या फर्दर आगे बढ़ने के लिए जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को या कोई हाई कोर्ट को लगता है कि जो उसके लोअर कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं, तो इट कैन इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट द इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू proceed further in a matter or a case। तो इसका उद्देश्य है कि to ensure that these bodies remain within their limits of jurisdiction and if such a body take up a case which is beyond their jurisdiction then prohibition is issued prohibiting them proceeding further in the case। तो ये थी writ of prohibition जो कि हायर कोर्ट इशू करता है to an inferior court or tribunal forbidding the latter to continue their proceeding any further। फिर उसके बाद आती है certiorari। ये इशू करता है हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल टू क्वाश द जजमेंट। अगर कोई लोअर कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दी है जो उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है, तो उस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए, क्वाश करने के लिए हायर कोर्ट रिट ऑफ सर्टोरारी को इशू कर सकता है फॉर द इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो दिस रिट इशूड व्हेन एन इंफीरियर कोर्ट आइदर acceded its jurisdiction or usurped the jurisdiction with which it is not legally vested। और कोर्ट ने बोला अगर कोई मतलब पर्सन पोजेस करता है लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चन अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, तो भी ये रिट सर्टोरारी की इशू हो सकती है। जैसे अगर कोई पर्सन अपनी लीगल अथॉरिटी के थ्रू कोई जजमेंट देता है तो उसको भी क्वाश कर सकता है थ्रू द रिट ऑफ सर्टोरारी। फिर उसको बात आता है क्वा वारंटो। इसका मतलब है वेयर इज योर वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर मान लो जैसे कोई बंदा है वो डीएम ऑफिस में चले जाए और बोले कि आज से मैं यहाँ का डीएम हूँ, मैं इस ऑफिस में बैठूंगा, तो इस केस में जो क्वा वारंट है वो रिट इशू हो सकती है कि आप अपना वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट तो दो कि आप किस बिना पे इस ऑफिस को होल्ड करे हैं, इस ऑफिस में बैठे हैं, तो आप उसका वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट दो। सो दिस रिट ऑफ क्वा वारंटो इज इशूड बाय अ कोर्ट टू एग्जामिन द लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। Hence, this writ prevents illegal assumption of public office by a person। तो ये थी कुछ रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अब देखते हैं कि इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट में क्या अंतर है। तो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पहला आर्टिकल देखते हैं। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 प्रोवाइड किया रिट जुरिस्डिक्शन
जबकि हाई कोर्ट को प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 32 फंडामेंटल राइट्स है और ये जो 226 है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो स्कोप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ रिट। जबकि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स ऑल्सो, कि मौलिक अधिकार के अलावा आपके अगर कोई और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दैट राइट्स। अब ज्यूरिस्डिक्शन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इशू की गई रिट पूरे भारत में एप्लीकेबल है, जबकि हाई कोर्ट की इशू की गई रिट जो उसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है वहीं पे एप्लीकेबल है और उसके बाहर एप्लीकेबल नहीं है। फिर अब देखते हैं नेचर ऑफ रेमेडीज, और जो सुप्रीम कोर्ट को जो रिस्ट्रिक्शन पावर प्रोवाइडेड की गई है वो आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 में प्रोवाइडेड है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट्स है। और सुप्रीम कोर्ट इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं कर सकता। सो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू यूज द रिट जुरिस्डिक्शन पावर। जबकि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है इन पर्सन को या गवर्नमेंट अथॉरिटी को जो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर है, अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर हाई कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता। सो ये कुछ अंतर थे, डिफरेंस थे बिटवीन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द रिट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं कि जैसे अगर आपको कोई मतलब इशू आ रहा है तो आप अपने जो ओपिनियन है, अपना फीडबैक है, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। जैसे क्योंकि आपके इस फीडबैक के बिना पे हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपनी जो लेक्चर्स हैं जिनमें जो समस्याएं आ रही हैं आपको कुछ और हम उनको नहीं देख पा रहे, तो हम उनको और इम्प्रूव करेंगे और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप जो अपना फीडबैक है उसको देना ना भूले कमेंट सेक्शन में। और अगर आपकी कोई ऐसा इशू है या कोई लेक्चर है जिसको मैं मिस कर रहा हूं या कोई टॉपिक है करंट का या कोई भी, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट पिन करूंगा, जवाब दूंगा उसका, और उसके लिए मैं लेक्चर भी बनाऊंगा अगर ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो छूट गया हो। सो प्लीज प्रोवाइड अस फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो या सब्सक्राइब करो, as it will provide us motivation to work hard for you. Thank you. This is for today's lecture on Brainiac IAS. Keep supporting Brainiac IAS.